हेलो फ्रेंड्स। अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर कोई एल्गो है या कोई प्रोग्राम है, उसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसकी टाइम इक्वेशन क्या निकलती है, मीन्स वो कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, वो हमने देखा था। उस फंक्शन को हम कह सकते हैं एफ एन, जो भी हमने कंप्यूट किया था। जो पॉलिनोमियल इक्वेशन निकली थी हमारी, या तो कांस्टेंट थी, या फिर हमारी लीनियर इक्वेशन निकली थी, या फिर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकली थी, उसको हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एन से। ठीक है, एन जहाँ की हमारा टाइम नंबर ऑफ इनपुट होता है। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, बिग ओ, या फिर कह सकते हैं उसे ओ नोटेशन हम किसे कहते हैं इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है। तो जब हम एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, उसे कंप्लीट करते हैं, तो जो प्रोग्राम टाइम लेता है उस टाइम को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा होता है बिग ओ नोटेशन, सॉरी टाइम की बात कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, टाइम बेस्ट केस हो सकता है, सेकंड वर्स्ट केस हो सकता है, और थर्ड एवरेज केस हो सकता है। ठीक है। बेस्ट केस में वो प्रोग्राम सबसे कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है, उसे हम कहते हैं बेस्ट केस, मतलब इससे कम टाइम में वो कंप्लीट नहीं हो सकता। वर्स्ट केस हमारा क्या होता है, वो प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेता है, मतलब उससे ज़्यादा वो टाइम ले ही नहीं सकता। जब अपर बाउंड हो जाता है, मतलब वो टाइम आ जाता है कि इससे ज़्यादा तो वो टाइम लेगा ही नहीं, उसे हम वर्स्ट केस कहते हैं। और जब हमारा प्रोग्राम एक एवरेज टाइम लेता है, ना बहुत कम लेता है ना बहुत ज़्यादा लेता है, एवरेज टाइम लेता है, तो उसे हम एवरेज केस कहते हैं। ठीक है। तो इन केसेस को डिनोट करने के लिए, या फिर इन केसेस को दर्शाने के लिए, इन टाइम को दिखाने के लिए हम जो नोटेशंस का यूज़ करते हैं वो हमारी होती है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। ठीक है। बेस्ट केस अगर हम देखें तो बेस्ट केस हमारा होता है ओमेगा, ओमेगा नोटेशन, इसका ये सिंबल होता है। वर्स्ट केस अगर हम देखें तो हमारा होता है बिग ओ नोटेशन, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। और एवरेज केस होता है हमारा थीटा। ठीक है, थीटा नोटेशन इसको कहते हैं। तो इन तीनों नोटेशंस को हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस कहते हैं, जो कि हमें ये दर्शाती है कि जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं या लिख रहे हैं वो किस टाइम में कंप्लीट होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेगा या कम से कम टाइम लेगा या एवरेज टाइम लेगा। तो हम देखते हैं कि बिग ओ नोटेशन हम किसे कहते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में प्रोग्राम का एक टाइम इक्वेशन बनाया था। ठीक है। लेट अस मान लेते हैं वो हमारा निकलता है 6n² प्लस 2n+1। ठीक है। इसको हम फंक्शन ऑफ n कहते हैं, n हमारा इनपुट है। तो ये हमारी इक्वेशन निकली है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें कुछ n² है तो कुछ नेस्टेड लूप आया होगा। n है तो इसमें हो सकता है एक सिंगल लूप भी आया हो, और कांस्टेंट है तो हो सकता है कोई नॉर्मल इक्वेशंस आई हो। ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट क्या बोल देते थे, जब हमारी ये इस तरीके की इक्वेशन आती थी तो हम इसको क्या बोलते थे, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ n²। तो ये कहाँ से निकला, ये आज हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ से आया हमारा। हमने डायरेक्ट ऐसे तो लिख दिया कि इसको इग्नोर कर दिया, इसको इग्नोर कर दिया, ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल गई, वर्स्ट केस निकल गया बिग ओ ऑफ n²। लेकिन ये आया कहाँ से वो अभी हम देखते हैं। तो बिग ओ नोटेशन के लिए हम कुछ कंडीशन मानेंगे, वो कंडीशन हम देखते हैं कि क्या है। पहले तो मैं एक ग्राफ बना देती हूँ जिससे थोड़ा सा समझ में आएगा। ये हमारा इनपुट जा रहा है, ये हमारा इनपुट बढ़ रहा है, n बढ़ रहा है हमारा। ठीक है। और ये हमारा टाइम बढ़ रहा है।
t, टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर हमारा फंक्शन इस तरीके से जाता है, ये हमारा फंक्शन है जो हमने निकाला था, कंप्यूट किया था, अगर इस तरीके से जाता है तो जो हमारा अपर बाउंड होगा वो किस तरीके से जाएगा, ऐसे, ये हमारा होगा CGN। अभी हम इसकी कंडीशंस देखेंगे, फिलहाल हम ये मानते हैं कि ये अगर हमारा फंक्शन है तो ये हमारा अपर बाउंड है पूरा। तो ये ग्राफ हमें ये बताता है कि जब हमारा इनपुट बढ़ता जाएगा और हमारा टाइम भी बढ़ता जाएगा तो हमारा फंक्शन जो होगा उससे एक ऐसा फंक्शन होगा जो ये दर्शाएगा कि इससे ज़्यादा टाइम इस फंक्शन को नहीं लग सकता, ठीक है। ये हमारा अपर बाउंड है और ये हमारा पॉइंट क्या होगा, ये n0 होगा। तो जो भी हम फंक्शन, जो भी हम अज्यूम करेंगे या जो भी हम निकालेंगे वो n0 के बाद में निकालेंगे, क्योंकि ये फंक्शन, ये आप पॉइंट देख रहे हैं कि n0 के बाद ही ये हमारा अपर बाउंड आ रहा है जो कि इससे ऊपर जा रहा है। तो इससे ऊपर और कुछ नहीं हो सकता, इससे ऊपर कोई और टाइम नहीं हो सकता जिसमें हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो सके। तो ये हमारा अपर बाउंड है। तो इसकी हम कुछ कंडीशंस देख लेते हैं कि अगर हमारा फंक्शन ये है और अगर हम एक ऐसा फंक्शन ले लेते हैं जो कि इससे ज़्यादा है, इससे बड़ा है, ये ऐसा हमने फंक्शन लिया जो इससे बड़ा है और उसको हमने एक कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है, मतलब जो हमने फंक्शन निकाला है उससे बड़ा हमें कोई फंक्शन मिल जाता है जिसको हमने एक कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हम क्या मानेंगे, तो हम मानेंगे कि ये हमारा फंक्शन है वो अपर बाउंड है इस फंक्शन का। ये अपर बाउंड हमें दर्शाता है, बिग ओ अपर बाउंड हमें दर्शाता है। तो हमें कोई अगर ऐसा फंक्शन मिल जाता है जो हमारे फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है तो हमारे फंक्शन से बड़ा है, तो हम ये मान लेंगे कि वो हमारा अपर बाउंड है, इस फंक्शन का अपर बाउंड है और इससे ज़्यादा टाइम उस प्रोग्राम को नहीं लगेगा एग्जीक्यूट होने में। कुछ कंडीशन इसमें क्या लगेंगी कि हमारा जो C है, कांस्टेंट जो हमने इससे मल्टीप्लाई किया है इसको बड़ा करने के लिए, वो हमारा एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और जो हम इसमें n यूज़ करेंगे वो किससे बड़ा होना चाहिए, n0 से, मतलब ये वाली पोजीशन से बड़ा, मतलब ये पोर्शन, इतने पोर्शन के लिए ही ये कंडीशन अप्लाई होगी, इस पोर्शन के लिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो इससे n0 से कम पोजीशन के लिए, कम नंबर के लिए ये कंडीशन हमारी जो हमने ली है वो अप्लाई नहीं होती है और इससे ज़्यादा, n0 से ज़्यादा वाली जो कंडीशन है हमारी, ये नंबर्स, इनके लिए ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो दो चीज़ हमने इसमें मानी कि C हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और n हमारा n0 से बड़ा होना चाहिए। तो एक बारी मैं आपको फिर बताती हूँ कि हमने ये फंक्शन निकाल लिया, किसी भी प्रोग्राम का हमने ये फंक्शन निकाल लिया जो कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। उसके बाद अगर हमें कोई ऐसा फंक्शन मिल जाता है जिसको हम C से मल्टीप्लाई करने पर वो फंक्शन इस फंक्शन से बड़ा आ रहा है, ठीक है ना, इस फंक्शन से बड़ा है, तो हम ये मान लेंगे कि ये वाला फंक्शन हमारा अपर बाउंड है, ये वाला फंक्शन हमारा अपर बाउंड है, मतलब बिग ओ ऑफ दिस फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हम अपर बाउंड मान लेंगे। कंडीशन हमारी यही है कि C हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और जो n हम ले रहे हैं, इनपुट हम ले रहे हैं, वो किसी एक इनपुट जो कि हम n0 मान रहे हैं उससे बड़ा होना चाहिए। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, ये हम देखते हैं। ये कंडीशन हमने सीख ली, इसकी किस तरीके से निकालना है ये हम देखते हैं। अब fn हमने लिखा था हमारा ये है और gn क्या होना चाहिए, gn हम मान लेते हैं, जो हमने पहले भी माना था कि हम इसको, इस पोर्शन को इग्नोर कर देते हैं, छोटी वाली नंबर्स जो होते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं और ये जो बचता है इसका भी कांस्टेंट इग्नोर कर देते हैं। जो हमारा
बचता है हम उसे GN मान लेते हैं। फिलहाल के लिए हमने उसे GN मान लिया। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये सही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, C भी निकालना पड़ेगा हमें, और ये N0 भी निकालना पड़ेगा क्योंकि उसी के बाद के नंबर्स हमें लेने हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी N0 हम मान लेते हैं कि 1, सबसे कम नंबर हमने ले लिया 1 है। तो अब हम इसमें डाल के देखते हैं कि क्या हमारा आंसर आता है। इसको हम CN ले लेते हैं। तो जब हमने इसको डाला, इसको ये N0 है हमारा, हमने इसको 1 मान लिया है। तो जब हम 1 प्रूफ इसमें डालते हैं, इन करते हैं, तो इसका आंसर आता है 6, 9 आंसर आता है। और इसका क्या आंसर आएगा, C। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं C को भी 9 ले लूँ, तो अगर मैं C को 9 ले लूँ तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। N0 अगर मैंने 1 लिया, C को अगर मैंने 9 ले लिया, तो FN इज इक्वल टू GN हो जाएगा। लेकिन हमें इक्वल नहीं प्रूफ करना, हमें तो बड़ा प्रूफ करना है। तो फिलहाल हमने ये ले लिया कि N0 अगर हमारा 1 है और C हमारा, C की जगह मैंने 9 लिख दिया, तो ये दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए। लेकिन हमें इसको बड़ा प्रूफ करना है। तो बड़ा प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, N0 जो हमने 1 लिया है उसे हमें 1 ना लेकर उसे ज़्यादा लेना है, 1 से ज़्यादा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो N हमें क्या लेना है, N0 से ज़्यादा, या फिर कह सकते हैं N हमें क्या लेना है, 1 से ज़्यादा, क्योंकि N0 हमारा 1 है। और C हमें क्या लेना है, वही 9। तो हम देखते हैं कि इस कंडीशन का क्या होता है, ये क्या बनता है। ठीक है, यहीं पे मैं लिखती हूँ कि अगर हमने N 1 से ज़्यादा लिया, 1 से ज़्यादा मतलब 2 ले लेते हैं, तो 2 अगर हमने लिया इसमें, तो हमारा क्या आंसर आएगा, 2 2 4 एंड 24, ये हो गया 4 हमारा, और ये हो गया 1, तो ये पूरा आ गया हमारा 29। ठीक है, अगर हमने N 1 से ज़्यादा लिया है, मतलब N हमने 2 लिया है, तो ये आ गया हमारा 29। और N अगर हमने 2 लिया है और C हमने 9 लिया है, तो क्या आएगा, C हमारा हो गया 9 इंटू 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारा आ गया 36। तो आप देख रहे हैं हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसमें हमारा FN छोटा आ रहा है GN इंटू C से। ठीक है, GN इंटू C से छोटा आ रहा है, तो हमारी कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गई। ये हमारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा GN अपर बॉन्ड है इस फंक्शन का। तो अब हम ये मान सकते हैं। इसका मतलब क्या है हमारा, कि GN जो कि हमने माना था N², वो हमारा अपर बॉन्ड हो गया किस फंक्शन का, FN का। ठीक है, ये FN का अपर बॉन्ड क्या हो गया हमारा, N², जो कि हमने GN माना था। तो ये इस तरीके से हमने निकाला था, जो कि हमने डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे पुट कर दिया था। ये हमने डायरेक्ट पुट कर दिया था लास्ट लेक्चर में अपना। तो ये इस तरीके से निकलता है। एक बारी मैं आपको फिर बता देती हूँ किस तरीके से ये हमने किया है। ये पहले हमने कंडीशंस ली। क्या कंडीशंस दी, कि जो हमने फंक्शन निकाला है, अगर उससे ज़्यादा बड़ा हमें कोई फंक्शन मिल जाता है जो कि एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम क्या मान लेंगे कि वो फंक्शन हमारा अपर बॉन्ड है। मतलब वो फंक्शन हमारा इस प्रोग्राम का, जिसका हमने ये फंक्शन निकाला था, उसका अपर बॉन्ड है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं वर्स्ट केस है, वर्स्ट केस टाइम है, या बिग ओ है। तो हमने कंडीशन क्या क्या लेनी थी कि C हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, और जो भी हम N ले रहे हैं, मतलब इनपुट ले रहे हैं, वो किसी एक N से, मतलब कि जो N0 है हमारा, उससे बड़ा है। ठीक है, तो हमने इसको प्रूफ करने के लिए क्या करा, C निकालने के लिए या N0 निकालने के लिए क्या करा, फर्स्टली तो हमने इन दोनों कंडीशंस में N0 अपना 1 रख दिया। जब हमने दोनों में 1 रख दिया, तो हमारा C आ गया 9, क्योंकि 9 अगर हम इसको रखते हैं तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो N0 जब हमने 1 रखा, C हमने 9 रखा, तो दोनों इक्वल हो गए हैं। ये दोनों कंडीशंस इक्वल वाले पोजीशन पर आ गई। लेकिन हमें क्या चाहिए था
कि ये पोजीशन, ये पोर्शन हमारा बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा होने के लिए हमने क्या करा, n को 1 नहीं रखना, n को 1 से ज़्यादा रखना है, तो इसको हमने n नॉट मान लिया। तो 1 से ज़्यादा रखना है, n को 1 से ज़्यादा रखना है, तो n नॉट हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, c हमारा 9 हो गया। और जब हमने इन दोनों कंडीशंस को अपनी अप्लाई करा, इन दोनों वैल्यूज़ को अप्लाई करा इन दोनों में, n हमने क्या ले लिया, 2, अभी 2 ले लिया, 2 अप्लाई कर दिया, और c हमने 9 ले लिया। तो जब हमने दोनों वैल्यूज़ को इस पे अप्लाई करा, तो हमने देखा कि सेम हमारी ये कंडीशन आ गई कि हमारा ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन हमारा बड़ा आ गया इस वाले पोर्शन से। तो हर एक n जो कि बड़ा होगा 1 से, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, अप टू इन्फिनिटी, यही कंडीशन हमारी आएगी। ठीक है, कि ये वाला हमारा पोर्शन इस fn से बड़ा आएगा, और वो हमने क्या लिया था, n स्क्वायर। ठीक है, तो जब gn हमारा अपर बॉन्ड हो गया, तो gn हमारा क्या था, n स्क्वायर। तो हमारा फंक्शन का अपर बॉन्ड क्या आ गया, मतलब हमारे फंक्शन का बिग ओ क्या आ गया, बिग ओ ऑफ n स्क्वायर, ये हमारा अपर बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा बिग ओ नोटेशन, मीन्स अपर बॉन्ड, मतलब उससे ज़्यादा टाइम इस फंक्शन को नहीं लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम जो हमने फंक्शन का ये fn निकाला था, प्रोग्राम का fn निकाला था, उससे इससे ज़्यादा टाइम उसको नहीं लगेगा कंप्लीट होने में। ये हमारा अपर बॉन्ड हो गया। अब हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया था, जो कि हम ऑलवेज ऐसे ही करते हैं, ये सिर्फ हमारा प्रूफ करने का तरीका है। जब भी हमें कोई भी इक्वेशन आएगी इस तरीके की आए, तो हम बिग ओ n स्क्वायर मानेंगे, और अगर इस तरीके की आए तो हम बिग ओ ऑफ n मानेंगे, और कोई कांस्टेंट आए तो बिग ओ ऑफ 1 मानेंगे। ठीक है, प्रूफ हमने ये करके देख लिया कि ये चीज़ सही है हमारी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, अगर आपको इसमें कोई सी भी दिक्कत आए, या कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे आपको दिक्कत आ रही हो, या कोई भी पॉइंट मेरा समझ ना आ रहा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब इसके बाद बिग ओ नोटेशन के बाद हम इन दोनों में से कोई सा भी एक नोटेशन लेंगे, और उसको भी इसी तरीके से हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बिग ओ ऑफ एन, क्योंकि हमें हमेशा अपर बॉन्ड ही पूछा जाता है, लोअर या फिर एवरेज बॉन्ड हमसे नहीं पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू गाइज, बाय बाय।